लाल किताब के अनुसार अष्टम क्या है? अष्टम जो भाव है वो मृत्यु का घर है, शमशान घाट है, संघर्ष का घर है। और जो हम देखते हैं ना, ये चूहे की, सांप के जो बिल होते हैं धरती में, उनको रंध्र कहा जाता है, वो भी अष्टम भाव को इंडिकेट करते हैं। अगर वहाँ शनि और चंद्रमा बैठे तो विषयोग बनता है, संघर्ष और बढ़ेगा। और अगर मंगल और चंद्रमा बैठे हैं तो ये बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड हाउस को देख रहा है। ये शशि मंगल योग धन का योग है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना, गड़ा हुआ धन वो मिल सकता है, यानी अचानक बड़ा धन लाभ। लाल किताब के हिसाब से या वैदिक के हिसाब से मेरा 8th जो हाउस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या क्या देखे? तो वो अकल्ट साइंस में जाए, वो वकालत में जाए, उसकी जो वकालत बहुत ज़बरदस्त चलेगी, वकील बनेगा बहुत अच्छा। अगर बच्चे की कुंडली में आप देखते हैं कि राहु है, शनि है, मंगल वगैरह अष्टम में कोई हैं, आप उसको लॉ के फील्ड में आगे बढ़ा दीजिए। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। 8th हाउस बहुत ही मिस्टीरियस सा हाउस है। कई लोग इसको कुंडली का गड्ढा भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको कुंडली का गड्ढा नहीं कहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप अकल्ट साइंस में आगे जाना चाहते हैं, अगर आप मिस्ट्रीज़ को जानना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो 8th हाउस बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज हम 8th हाउस को लाल किताब की दृष्टि से समझेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, लाल किताब पक्के घरों की बात करता है। तो 8th हाउस पक्का घर किसका है, 8th हाउस में बैठे ग्रह कैसा रिजल्ट देते हैं, साथ में एक थोड़ा सा हमने ना रिवील भी किए हैं कुछ सूत्र लाल किताब के, जिनसे आपको बहुत मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा अपनी कुंडली का। अगर आपके 8वें घर में ग्रह हैं, अगर आपके 1st हाउस में ग्रह हैं या 11th हाउस में ग्रह हैं, तो बहुत ही ये यूनिक सा पॉडकास्ट है। यूनिक इसलिए क्योंकि लाल किताब की दृष्टि से हमने कभी 8th हाउस को समझा ही नहीं है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरे आज के मेहमान का, जो कि लाल किताब एक्सपर्ट हैं। ट्रंप की भविष्यवाणी याद है, हमेशा आपको याद दिलाती हूँ, सही भविष्यवाणी साबित हुई थी उनकी। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं बात कर रही हूँ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड लाल किताब एक्सपर्ट राकेश कथुरिया सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और 8th हाउस को जानेंगे सर आज। श्योर। लाल किताब की दृष्टि से। जी हाँ। सबसे पहले तो सर, क्या अंतर है जब हम वैदिक ज्योतिष देखते हैं और जब हम लाल किताब देखते हैं 8th हाउस के पर्सपेक्टिव से, अगर मैं पूछूं? देखिए, जो हमारी वैदिक ज्योतिष है वो मुख्य तौर पे बात करती है लगन की, राशि की, ग्रह की। यानी जो भचक्र है 360 डिग्री का, ये 12 राशियों में विभक्त है। 30 डिग्री की हर राशि है, मेष से लेके मीन तक। और इसके अंदर 27 नक्षत्र निहित हैं, अश्विनी से लेके और अंतिम नक्षत्र रेवती तक। और हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। ये भी 27 मिला के 360 डिग्री बनते हैं। ये भचक्र घूम रहा है। तो जिस समय जातक का जन्म होता है, उस समय ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित हो रही है, क्योंकि हर 2-2 घंटे में लगन बदल रहा है, तो जो राशि उदित हो रही है वो जातक का लगन होगा। और जिस भाव में चंद्रमा बैठा है, जिस राशि में, वो उसकी राशि होगी। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो उसका नक्षत्र होगा। और नक्षत्र से ही जीवन शुरू होता है। जो नक्षत्र है, जिस ग्रह का नक्षत्र है, वहीं से आपके जीवन की शुरुआत है, वहीं से उस ग्रह की महादशा शुरू होती है जी। उदाहरण के तौर पे कि जिस समय जातक का जन्म हुआ, ईस्ट होराइजन पे सिंह राशि उदित हो रही थी, तो उसका लगन सिंह हो गया। और उसका जो चंद्रमा है वो धनु राशि में था, तो राशि हो गई धनु। और धनु में जो पहला नक्षत्र आता है वो मूल नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र होता है। और मान लीजिए कि वो पहले नक्षत्र मूल नक्षत्र में ही था। कहते बालक का जन्म गंडमूल में हुआ है, तो ये गंडमूल का नक्षत्र है। और एक नक्षत्र की डिग्री होती है
आपकी 13 डिग्री 20 मिनट। मान लीजिए कि जिस समय जन्म हुआ उसका आधा नक्षत्र वो पहले ही ट्रेवल हो चुका था, तो 6 डिग्री 20 मिनट पे उसका जन्म हुआ नक्षत्र में, यानी नक्षत्र के दूसरे चरण में उसका जन्म हुआ। यानी उसका लगन सिंह, राशि धनु, नक्षत्र मूल। अब जो ये केतु का नक्षत्र है तो उसकी महादशा केतु से शुरू होगी, तो टोटल नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट है, वो 7 साल के बराबर है, क्योंकि केतु की महादशा 7 साल की होती है। आधा वो ऑलरेडी उसके जन्म से पहले ट्रेवल कर चुका है। 6 डिग्री 20 मिनट हमने माना है उसको, सॉरी 6 डिग्री 40 मिनट आधा, यहां से वो आगे बढ़ेगा। यानी उसको जन्म के समय जो महादशा मिली केतु की 3.5 साल की मिली, आधी तो पहले निकल चुकी है। वो डिग्रियां डिसाइड करती हैं कि कितनी महादशा बची हुई है आपकी। यानी 3.5 साल का जब वो हो जाएगा तो केतु के बाद आती शुक्र की महादशा, वो सबसे लंबी महादशा है, 20 साल की होती है। तो उसके बाद वो 20 साल शुक्र की महादशा में चलेगा। तो जब उसकी कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है तो वो बहुत जो है लाइफ में राइज करेगा, फिल्म स्टार भी बन सकता है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है मीडिया का, फिल्म इंडस्ट्री का, सौंदर्य का और इस तरह के कॉस्मेटिक्स का, ग्लैमर का ये नक्षत्र है, तो उसमें वो आगे बढ़ सकता है। उसके बाद आता है सूर्य का नक्षत्र, तो वो सूर्य की महादशा शुरू होगी 6 साल की, सूर्य के समाप्त होने के बाद 10 साल चंद्रमा की, तो यूं उसकी लाइफ चलेगी। अब हम आते हैं लाल किताब पे। यह लाल किताब जो कहती है कि मैं तो राशि को तो जानती ही नहीं, अनजान बन जाती, जैसे भोला बन जाता ना कोई, मैनू नहीं पता, तो मैं तो राशि को जानती नहीं, मैं नक्षत्र को भी नहीं जानती। मैंने तो ये देखा कि पहले जो राशि उदित हो रही थी, तुम सिंह कहते हो, मुझे नहीं पता, यहाँ 1 से 12 तक कुछ भी हो सकता है, मैं तो इसको 1 नंबर दे देता हूँ। ये पक्का घर हुआ कुंडली का 1 नंबर। उस तरह से जो दूसरी घर है उसको दूसरा पक्का घर बोल दिया, वहाँ 2 लिख दिया, तीसरा जो है उसको 3 लिख दिया, तीसरा पक्का घर, एंड सो ऑन 12 तक लिख दिया। अब लाल किताब ये कहती कि पहले पक्के घर का मालिक तो मंगल है लेकिन कारक सूर्य है, दूसरे पक्के घर का मालिक शुक्र है लेकिन कारक गुरु है, तीसरे पक्के घर का मालिक बुध है, कारक मंगल है, चौथे पक्के घर का मालिक चंद्रमा है और कारक भी चंद्रमा है, ये माता का घर है, पांचवें पक्के घर का मालिक सूर्य है। बात वहीं की वहीं इनडायरेक्ट आती है कि 5वें नंबर की राशि सिंह होती है, सूर्य उसका स्वामी होता है, उसको इनडायरेक्ट वहीं कनेक्ट किया है। 5वें पक्के घर का मालिक सूर्य है, लेकिन उसका जो कारक है गुरु है, क्योंकि वो विद्या का घर है, संतान का घर है, अथॉरिटी का घर है, रोमांस का घर है, मेंटल क्रिएटिविटी का घर है, बहुत कुछ है उसमें। और जिसके पक्के घर 5वें में गुरु बैठा हो, उसकी जो उत्थान है ना उसका गुरु करा देता है। सूरज है तो उसका उत्थान राजा करवा देता है। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी सिंह लगन की कुंडली है और उनके 5म भाव में गुरु बैठा है अपनी राशि धनु का। यानी जब गुरु मीन राशि का होता है ना, जल तत्व में होता है, कूल होता है, जब धनु राशि का जो गुरु होता है वो गुरु द्रोणाचार्य है, तीर कमान लिए हुए हैं, धनु मतलब धनुष। तो ऐसे जातक का गुरु बहुत उत्थान कर देता है। योगी आदित्यनाथ जी का देखिए, उनके गुरु ने कहाँ उत्थान कर दिया, कहाँ किस पोजीशन पे हैं वो आज। पर सर पक्का घर तो वो सूर्य का है ना? पक्का घर सूर्य का है तो उनको राजपद मिला है, राजा ग्रह मंडल का राजा सूर्य है, वो राजपद देता है। और उनको अध्यात्म भी मिला है, वो महंत भी हैं गोरखनाथ मठ के। तो ये अद्भुत एग्जाम्पल है। इसी तरह मोदी जी को देखिए, उन्होंने भी तपस्या की है, युवावस्था में ही वो गुरुओं से मिले हैं, गुरुओं के आशीर्वाद लिए हैं, राजा ने उनका उत्थान कर दिया है, क्योंकि उनका जो सूरज है 5वें घर को पूरी दृष्टि से देखता है। यानी राजा उस समय कौन था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने उनको नियुक्त किया कि जाओ अहमदाबाद जाओ,
कल सुबह की फ्लाइट से, तो वो कहते सर क्या करना है, कहते कुछ नहीं, वहाँ जाके मुख्यमंत्री की शपथ ले लेना, ऐसा सुनने में आता है। इस तरह क्या भी होता है, बाद की कहानी सबको मालूम है। तो इस तरह उत्थान करा देता है। पांचवें घर में बहुत शक्ति है, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मफल का न्यूक्लियस है। और अगर सर मैं अष्टम को समझूं, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट अष्टम को जानने का है, आज हम अष्टम की बात करेंगे। लाल किताब के अनुसार अष्टम क्या है? अष्टम जो भाव है वो मृत्यु का घर है, शमशान घाट है, संघर्ष का घर है। और जो हम देखते हैं ना, ये चूहे की, सांप के जो बिल होते हैं धरती में, उनको रंध्र कहा जाता है, वो भी अष्टम भाव को इंडिकेट करते हैं। यानी ऊपर से छोटा सा छेद होता है, अंदर उसकी पता नहीं कितना है। तो रंध्र जो है ये एक रहस्यमय है, ये अकल्ट की तरफ भी इशारा करता है। और इसके अंदर क्या है, क्या समाहित है, किसी को नहीं पता। और लाल किताब इसको शमशान घाट भी कहती है, क्योंकि मृत्यु का स्थान है। और इसका जो मालिक है वो मंगल है, इसका जो कारक है मंगल, शनि और चंद्रमा तीनों ही हैं। और अगर वहाँ शनि और चंद्रमा बैठे तो विषयोग बनता है, संघर्ष और बढ़ेगा। और अगर मंगल और चंद्रमा बैठे हैं तो ये बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड हाउस को देख रहा है। ये शशि मंगल योग धन का योग है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना गड़ा हुआ धन, वो मिल सकता है, यानी अचानक बड़ा धन लाभ। तो आजकल तो गड़े धन का कॉन्सेप्ट रह नहीं गया है। तो ऐसे में उसको अचानक से कोई बड़ी लॉटरी लग जाएगी, या ये शेयर मार्केट का काम करते हैं, उसमें पता लगा उसने शेयर लिया पीनट्स रेट पे, और वो पता लगा 100 गुना हो गया साल 2 साल के अंदर होते। तो ये अचानक बड़ा धन दे देता है, ये आपको इनहेरिटेंस भी देता है, लेकिन जीवन में संघर्ष भी जम के करवाता है। इतना संघर्ष करवाता है कि आप इनडायरेक्टली ऐसा सोचते हैं यार इसमें क्या रखा है। आप भगवान की तरफ झुकते हैं, अध्यात्म की तरफ झुकते हैं, ये अकल्ट साइंस की तरफ आपको ले जाता है। और आपकी तर्क शक्ति इतनी बढ़िया होती है। लाल किताब ये कहती है, 8वां खाली वजीर बेदलील, यानी 8वां घर खाली, वजीर कहते हैं मंत्री को, और दलील कहते हैं तर्क को। यानी जिसका 8वां घर खाली है वो मंत्री होते हुए भी कितना ही तर्क दे, वो बेदलील होगा, उसको कोई मानेगा ही नहीं। और बहुत बेहतरीन तार्किक शक्ति के लिए 8वें घर में कौन कौन से ग्रह होने चाहिए? अगर शनि है वहां, मंगल है, चंद्रमा है, गजब की तर्क शक्ति होगी, वो सुप्रीम कोर्ट का जज या वकील भी हो सकता है। इतना इसमें पावर है, ये पावर बहुत है इसके अंदर, मामूली घर नहीं है ये। पर आमतौर से इसको बड़ा बुरा घर माना जाता है। जहां मृत्यु है वहां आयु भी तो है। तो अगर शनि अष्टम में बैठे तो ये बहुत अच्छी आयु देता है, बहुत इंट्यूशन देता है। और ऐसा जातक बहुत फिलोसोफर टाइप नेचर का होगा, किसी भी चीज़ को गहराई से समझना। और जिसके 8वें शनि है, विषम परिस्थितियों में भी वो नहीं घबराता है, मैंने देखा, बड़ा एकदम सहज रहेगा। जिस परिस्थिति में दूसरे आदमी बेहोश हो जाएं, उस परिस्थिति में भी वो सहज होके निकल जाता है। सर हम ये किस हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि लाल किताब के हिसाब से तो 8वां घर पक्का घर मंगल का है, तो शनि मंगल के दोस्त हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं, या शनि मंगल दोनों क्रूर ग्रह हैं? क्रूर हैं और आपस में शत्रु हैं। जहां मृत्यु है वहां क्रूरता है। क्रूरता से ही आप देखते हैं कितने कांड हो रहे हैं और कितनी डेथ्स हो रही हैं। आज देख रहे हैं हम यूक्रेन का और रशिया का, क्या हो रहा है, प्यार से मारा जा रहा है या क्रूरता से? हमास और इजराइल में क्या हो रहा है, दुनिया में और जगह पे आतंकवाद जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो 8वें घर में क्रूरता है, इसीलिए क्रूर ग्रह हैं। मंगल उसका मालिक है, कारक भी है, और शनि जो है वो उसका कारक है। और चंद्रमा जो है जब अष्टम भाव में जाता है ना, तो एक विष के समान हो जाता है, वो भी नेगेटिव बिहेव करता है, वहाँ कारक है। और चंद्रमा जिसके अष्टम में हो वो डिप्रेशन में जाता है, नेगेटिव थिंकिंग में जाता है। थॉट आते हैं कई बार अमावस्या और पूर्णिमा को, ये लोग ऐसे लोगों का जो होता है
अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये पाया जाता है। और उनके ये वाला पार्ट है कुल्हे, ये हैवी हो जाते हैं क्योंकि ये जल तत्व है। तो लाल किताब ये उपाय बताती है कि अगर 8वें घर में चंद्रमा है तो शमशान घाट में आप बोरवेल हैंडपंप लगवा दीजिए। तो 8वां घर पाताल क्या है? शनि है। अब देखिए कारक कैसे आया, पाताल शनि है, और उसमें जब आपने बोरवेल खोदा तो पानी निकला, तो क्या आया बाहर? चंद्रमा, चंद्रमा है। और मंगल, शमशान घाट में मुर्दे जलाए जाते हैं तो लकड़ी यूज होती है, जलाते हैं, वो मंगल है। एक तरह से भट्ठी बन गई ना, भट्ठी में जलाया गया ना, तो मंगल उसका कारक क्यों है आप सोच रहे हैं, तो यूं है। और शनि पाताल तोड़ के पानी निकाला है, तो शनि भी कारक हो गया और चंद्रमा भी कारक हो गया। और शनि अष्टम भाव में अगर है, संघर्ष बहुत देगा लेकिन आयु ज्यादा देगा, दीर्घायु देगा। और इसका लाल किताब में एक बहुत अच्छा योग और है कि अगर पहले घर में कोई ग्रह बैठा है, 8वें में भी बैठा है और 11वें में भी बैठा है, तो ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन बनती है। कहते हैं कि पहला घर जो है वो पूरा शरीर है, 8वां घर उसकी आंखें हैं, आइज, और 11वां घर उसकी टांगे हैं। तो अगर तीनों ग्रह आपस में मित्र हैं तो वो बंदा जो है जिंदगी की मैराथन जीतेगा ही जीतेगा। जब शरीर तगड़ा है, आंखें खुली हैं और टांगों में पूरा दम है, तो वो जोर की रेस लगाएगा। यानी जिंदगी की जिस क्षेत्र में है उसमें उसको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। उदाहरण लेते हैं हम कि जैसे लगन में सूर्य है, अष्टम में गुरु है। अष्टम में वैसे गुरु अच्छा नहीं होता है। एकादश में मंगल है, सूर्य गुरु मंगल तीनों मित्र, तो ऐसा बंदा जिंदगी में बहुत सक्सेस पाएगा। मान लीजिए कि पहला घर खाली है, सूर्य वहां नहीं है, पहला घर खाली है, 8वें में गुरु बैठा है, 11वें में मंगल बैठा है। अब लाल किताब ये बताती है कि आपको 2/3 मेजोरिटी तो मिल चुकी, 3 में से 2 ग्रह तो फेवरेबल मिल गए, पहले घर में कोई ग्रह ही नहीं है। अब इसका एडवांटेज कैसे ले? अब यहाँ लाल किताब का उपाय काम करता है। क्या सर? मतलब इस योग को हम कैसे 100% बना सकते हैं? 2 ग्रह की वजह से 67% काम नहीं करेगा क्योंकि तीसरा ग्रह तो है नहीं। अब आप गले में जो सूर्य का रतन है, मानिक, रूबी, उसका लॉकेट सोने में बनवाइए और एक सोने की चेन में डाल के उस संडे के दिन को धारण कर लीजिए। अब वो आपके पहले घर में सूर्य का अफेक्ट मिलेगा क्योंकि गले में जो हम डालते हैं ना वो पहले घर का अफेक्ट देता है। तो अब आपने पहले घर में सूर्य को क्रिएट कर लिया, बैठा लिया इलाज करके। 8वें घर में तो गुरु है, 11वें में मंगल है, आपका ये योग फलित होगा। पता लगा कल तक बंदा कुछ नहीं था, किसी लाल किताब वाले के पास गया, उसने ये बता दिया, इसको बोलते हैं टोटका, कर लिया, पता लगा कि अगले साल से तो बड़ा आदमी हो गया। ऐसा देखा जाता है। उसी तरह अगर पहले में राहु है, पहले में राहु बड़ा खराब माना जाता है, सूरज के कारक वाले घर में आ गया, वो सूरज को डाउन कर देगा। 8वें घर में बुध आ गया। अब राहु और बुध तो मित्र हैं, राहु तो बुध की राशियों में ही माना जाता है एग्जाल्टेड। अच्छा, अब इन दोनों का मित्र कौन है? शुक्र है। वो 11वें में बैठ गया। अब 11वें में बैठ गया, ये योग फलित हो गया, वो अंदर सक्सेस हो जाएगा। और अगर सर इसमें सिचुएशन ये हो कि अष्टम में आपका शनि और सूर्य हो और 11th हाउस में मंगल चले जाएं, तो मंगल और शनि शत्रु हैं, मंगल और सूर्य भी शत्रु हैं, तो ये फलित नहीं होगा। देखिए, आप कह रहे हैं पहले में सूरज है, 8वें में शनि और नहीं 8वें में पहले में मान लीजिए चंद्रमा है, 8वें में आपके सूर्य और शनि हैं और 11वें में मंगल है। ठीक है। अब ये अगर यहाँ से शनि हट जाए तो बाकी तो मित्र बचे। अब लाल किताब ये बताती है फार्मूला कि शनि को कैसे हटाना है। हटाने का भी है। यही तो लाल किताब की खूबी है कि अब अगर यहाँ से शनि हट जाए तो ये ग्रह मतलब ये वंडरफुल क्वेश्चन पूछा है। हाँ। और ये जिसको लाल किताब की बड़ी अच्छी नॉलेज है वही पूछ सकता है। तो आपको भी थैंक्स, आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा है कि अब यहाँ से अगर हम शनि को हटा देते हैं तो ये योग फलित हो जाएगा। तो इसको फलित करने के लिए बहुत सरल उपाय है कि
8 किलो साबुत उड़द शनिवार के दिन बहते जल में यानी नदी में प्रवाहित कर दो। उस जो वही जिसके है वो खुद करे। तो ये शनि का प्रभाव चला गया चौथे घर में। अब वो 8वें घर से फ्री हो गया, टेम्परेरी फ्री हुआ है और उसका काम बनने लग जाएगा। फिर अगले साल दोबारा कर दे वो। अच्छा। या साल में कभी 2 बार भी करना पड़ेगा, जैसे क्योंकि ये टेम्परेरी रिलीफ वाली बात है, उस पर उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। और जैसे पहले में राहु है, 11वें में शुक्र है, 8वें में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ बुध ले जाओ। अब बुध कैसे लेके जाओगे? तो 8वां तो शमशान घाट है। लाल किताब ने ये प्रकृति का बहुत बड़ा रहस्य बता दिया है। तो बुधवार के दिन, अब बुध का रत्न क्या होता है? इमराल्ड पन्ना। 8 कैरेट का पन्ना ले लो, 8वां घर की बात हो रही, और वहाँ गड्ढा खोद के 2-3 फुट का शमशान घाट में उसको दबा के आ जाओ। 8वें घर में आपका बुध एक्टिवेट हो जाएगा, आपका योग फलित हो गया। इस तरह से ये योग काम करते हैं। दूसरा, 8वें घर का एक और योग बनता है कि 8वें में ग्रह बैठे हैं, 6ठे में भी ग्रह बैठे हैं और 11वें में भी बैठे हैं। तो लाल किताब का एक सिद्धांत है कि 8वें का ग्रह 6ठे की मदद लेके 11वें की मार्फत दूसरे घर को बर्बाद कर देता है। बड़ी गहरी बात है। 4 पक्के घर इन्वॉल्व हो रहे हैं। 8वें पक्के घर में बैठा ग्रह 6ठे पक्के घर के ग्रह की मदद लेके 11वें पक्के घर के ग्रह के मार्फत द्वारा बाई दूसरे घर को हिट करता है, बर्बाद कर देता है, प्रोवाइडेड ये तीनों आपस में मित्र हों। कंडीशन से अप्लाई। यानी 8वें में शनि बैठा है, 6ठे में शुक्र बैठा है और 11वें में बुध बैठा है। अभी लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा। तो ये इक्वेशन जो सिर्फ इतने से बदल गई कि पहला घर खाली है, 8वें 6ठे 11वें में मित्र ग्रह बैठे हैं। अगर ये, अब देखिए, जब हम दोनों एंगल से कुंडली को देखते हैं और सेकंड घर में कोई ग्रह नहीं, तो हम उसको बता देते हैं कि भाई ये हिट हो सकता है और बहुत बुरा। अब दूसरा घर क्या है? वाइफ है, फैमिली है, बच्चे हैं। तो या तो बच्चे को हिट कर जाएगा, या पता लगा हस्बैंड वाइफ में बनी नहीं, डाइवोर्स कराता। ये डाइवोर्स का योग वैदिक तो जानते ही नहीं है, तभी ये डाइवोर्स तक कराते। सेकंड घर क्या है? परिवार है, परिवार तोड़ देगा, डाइवोर्स हो सकता है। या धन का स्थान है, बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। लाल किताब की जो भेद है ना, अद्भुत है। तो वैदिक का बेस मान के बहुत आगे चली जाती है। और अगर 6 मतलब 8 6ठे की मदद लेके 11 के मार्फत सेकंड को खत्म कर रहा है। अगर 6-8 में बैठे ग्रह तो मित्र हैं, लेकिन 11th वाला ग्रह मित्र नहीं, इनका शत्रु है दोनों का। फिर वो हिट नहीं होगा, वो रोक लेगा ना, वो फेवर करेगा ही नहीं ना। अच्छा भाई देखिए, आपके जो मित्र हैं वही आपको फेवर करेंगे। बाकी तो अपोजिशन वाला चाहे आप कितना ही अच्छा, आपको अपोज करेगा। जैसे आज शुरू हो गया है पार्लियामेंट, तो मान लीजिए 8वें में शनि बैठा है, 6ठे में बुध बैठा है और 11वें में सूरज बैठा है। तो वो कहेगा कर पंगा, तो पंगा लेने जा रहा है, वहां रास्ते में ही पकड़ लेगा उसको। जैसे पुलिस पकड़ लेती है ना आतंकवादी को, कई बार रास्ते में ट्रैप कर लिया, अगर नहीं कर पाता तो वहां जाके हिट करती। अब ये आतंकवाद की दृष्टि से अगर देखिए कि जो आतंकवादी मुल्क है दोस्त है, आतंकी उसका दोस्त है, और जो हमारे देश में बैठा कोई उसका दोस्त है। तो ये योग बनता है 8, 6, 11 का। वो आके हमारे यहाँ आतंकवाद फैला जाते हैं। और अगर हमारे देश में बैठा हुआ, मैं मान रहा हूं कि आतंक जो 8वां घर में हमारा पड़ोसी आतंकी है देश, 6ठा घर शत्रु स्थान है जो उसने आतंकी हमारे यहाँ भेजा है, 11वां घर हमारी सुरक्षा है। अगर हमारे ही आदमी उनसे मिले हुए हैं तो बड़े आराम से वो यहाँ आतंक फैला के चले जाएंगे। अगर हमारी सिक्योरिटी टाइट है और उन्होंने उसको पकड़ लिया तो वो रिवर्स हो जाएगा। लाल किताब आपको त्रिनेत्र खोल के ब्रह्मांड के दर्शन कराने लग जाती घटनाओं के। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। और आगे एक बात सुनिए, अब ये बात कनेक्ट होगी दूसरे घरों के साथ कि 11वां घर मैंने जैसे बताया, 8वां घर खाली, वजीर बेदलील,
11वां घर खाली राजा बेलगाम, यानी कई जो कहते हैं ना कि ये तो तानाशाह है, मतलब राजा पे लगाम नहीं होती। 11वां घर जिसका खाली है ना कुंडली में, घर में वो बच्चा भी हो ना काबू में नहीं आएगा, क्योंकि 11वां घर राजा बेलगाम है, उसको आप लगाम लगा ही नहीं सकते हो, कंट्रोल मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिसको बोलते हैं तानाशाह। अब और आगे बढ़ता हूं, 8वें घर में शनि है, 6 में बुध है, 11वां घर खाली है, यानी कोई वहां सिक्योरिटी है ही नहीं, तो भी वो हिट कर जाएंगे। 11वां घर खाली, सीधा घुस जाएंगे, सिक्योरिटी आगे रोकने वाली है ही नहीं। अब हमको ऐसे जातक की कुंडली में 11वें घर में हमको सिक्योरिटी क्रिएट करनी है। अब वहां शनि का शत्रु या तो मंगल है या सूरज, इन दोनों में से किसी को स्थापित कर रहा है 11वें घर में। अब लाल किताब का बड़ा भेद बताता हूं कि आपकी हथेली ही आपकी कुंडली है। ये भाई भगवान ने 3-3 क्यों बनाए? चाहता तो 4-4 भी बना देता था ना, 3-3 ही है ना हर उंगली पे, उसका ऑप्शन था 4 भी बना सकता था, 3 ही क्यों बनाए? ये पहला, ये जो आपकी तर्जनी उंगली है, ये कुंडली का पक्का घर है पहला, ये दूसरा पक्का घर है, ये तीसरा पक्का घर है, ये चौथा पक्का घर है, ये 5वां पक्का घर है, ये 6ठा पक्का घर है, ये 7वां पक्का घर है, ये 8वां पक्का घर है, ये 9वां पक्का घर है, ये 10वां पक्का घर है, ये 11वां पक्का घर है, ये 12वां पक्का घर है। क्लियर? अब इस उंगली में हम सूरज को ले आएंगे, यानी रूबी की अंगूठी पहना देंगे उसको। 8वें में शनि, 6ठे में बुध और 11वां खाली था, सिक्योरिटी है ही नहीं, हिट करेगा। वहां सिक्योरिटी हमने डाल दी, यहां हमने वो मानिक डाल दिया, इतने से उसका बचाव हो जाएगा। लाल किताब की ये भेद वैदिक नहीं जानती, इसीलिए मैं दोनों तरह के ज्योतिष का पूरा आनंद लेता हूँ। और सही है ना सर, लाल किताब की रेमेडीज कितनी चलती भी हैं, लोगों को बहुत मतलब लाल किताब देखिए कोई कह ही नहीं पाएगा, वो कहेगा बड़े बढ़िया है तुम्हारी तो लाभ स्थान में ना क्रूर ग्रह मंगल बैठा है, बहुत ही बढ़िया है, तो फायदा देगा। फायदा नहीं देगा, मरवा देगा, क्योंकि उसका मित्र जो है वो 6ठे में 8वें में सूरज बैठा हुआ है, 6ठे में जो है बृहस्पति बैठा हो, तो हिट हो जाएंगे। वो कहेगा अच्छा 6ठे में बृहस्पति कोई बात नहीं, अच्छा बैठा है, ये तो लगन पे पूरी दृष्टि डाल रहा है, 5वीं आपके धन स्थान को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, नहीं भाई वो मरवा देगा। सूरज के साथ मिलके और उसके मंगल के साथ ऐसी धुनाई होगा, सारा कुछ बर्बाद कर देगा। तो ये बड़े गहरे भेद हैं, इस तरह जो इंटरप्रिटेशन होती है। 8वें घर को फिर से लीजिए, इसमें इतना कुछ समाया है। लाल किताब के ग्रहों की दृष्टियां अलग होती हैं। हम यहाँ कहते हैं 7वीं दृष्टि से, वो ग्रह सभी ग्रह 7वीं दृष्टि से देखते हैं। शनि की एक्स्ट्रा है, 3री और 10वीं, मंगल की 4थी और 8वीं, और गुरु की 5वीं और 9वीं एक्स्ट्रा है, 7 तो सबकी हैं। लेकिन लाल किताब इसकी दृष्टियां ही अलग है। दूसरे में बैठा हुआ घर पूरी दृष्टि से 6ठे घर के ग्रह को देखता है, यानी वो 5वीं हुई। अगर वहां गुरु बैठा है तो लाल किताब और वैदिक दोनों टैली हो जाती हैं। कैसे? सिर्फ क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि दूसरे में बैठ के 6ठे पे जाती है, बाकी किसी की नहीं जाती। लेकिन लाल किताब की कोई भी ग्रह हो, दूसरे में बैठा है, वो 6ठे को देखता है। 6ठे का ग्रह इंटर्न 12वें में बैठे ग्रह को देखता है, तो वो ठीक है, 7वीं दृष्टि है, वहां वैदिक और लाल दोनों एग्री हो गए। अब 12वें में बैठा ग्रह 8वें ग्रह को पूरी दृष्टि से देखता है, फिर ये 5वीं दृष्टि है। तो 5वीं दृष्टि है, अगर गुरु है तो एप्लीकेबल है वैदिक के हिसाब से, लेकिन लाल किताब के हिसाब से हर ग्रह की है, कोई भी ग्रह बैठा हो 8वें को देखता है, 8वें का पलट के 7वीं दृष्टि से दूसरे को देखता है। ये एक साइकिल कंप्लीट होता है, पहला, दूसरा, 6ठा, 12वां और 8वां। और ये अगर ग्रह आपस में अच्छे मित्र हैं तो उस बंदे की बहुत तरक्की होगी। इसमें 8वें घर का अहम रोल आ जाता है। मतलब क्या क्या ये गुल खिलाता है, हम वैदिक से तो सोच ही नहीं सकते। वैदिक में तो इतना कहते हैं भाई संघर्ष का भाव है, ये अकल्ट भी दे देगा, ठीक है, इंट्यूशन दे देगा, लेकिन ये सब जो रहस्य हैं ये लाल किताब में छुपे हैं।
तो मैं तो लाल किताब के जो हमारे जनक हैं पंडित रूपचंद जी जोशी, जो उनको हमेशा नमन करता हूँ कि इतना अद्भुत जो उन्होंने संसार को ये ज्ञान। त्रिनेत्र खोलने का रास्ता बता दिया है। सर, जिन लोगों को मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कई लोग अपना अनुभव बताते हैं कि उनको ड्रीम्स के माध्यम से कुछ आने वाले टाइम का पता लग जाता है या कुछ एनर्जीज़ को वो महसूस कर पाते हैं, तो क्या ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं? या जो लोग तंत्र में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको तंत्र के काफ़ी सारे रिचुअल्स या साधनाएँ लग भी जाती हैं, महारत हासिल हो जाती है, क्या वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं? देखिए, 8th हाउस से बहुत गहरी विद्या का घर है, अकल्ट साइंस भी इसी में है। मैंने कहा ना, डीप फिलोसॉफिकल नॉलेज के लोग होते हैं जिनके अष्टम में जो है, और अगर नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत नेगेटिव होते हैं, और अगर फिलोसॉफिकल सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे, एनालिटिकल होंगे, सच जो है उसको मान के चलेंगे। तो इन लोगों के लिए, जैसे अष्टम भाव में 2-3 ग्रह हैं, तो वो लोग अकल्ट साइंस में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, अब इसमें थोड़ा सा वैदिक का टच देते हैं कि पहली जो लगन कुंडली होती है उसको अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, और जो सप्तम भाव को केंद्र मान के, लगन मान के हम जो करते हैं उसको काम भाव की कुंडली कहते हैं। 10वें भाव से जो कुंडली हम देखते हैं करियर की होती है। हाँ जी, करियर की होती है। हाँ, करियर की होती है। 4th भाव से जब हम कुंडली को देखते हैं, 4th भाव को लगन मान लिया, जब वहां से देखते हैं तो ये मोक्ष की कुंडली होती है। अब मोक्ष के 4थे भाव से अगर आप गिने अष्टम तक, तो ये 5वां भाव है। मोक्ष त्रिकोण का ये 5म भाव है। तो 5म भाव कितना महत्वपूर्ण होता है, यानी जिसकी कुंडली में अष्टम भाव में ग्रह बैठे हैं, वो अगर साधना में लीन हो जाए, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण की कुंडली का, लगन कुंडली का 4था घर है, उसका 5म घर है आपका अष्टम भाव, और उसका 9वां घर है आपका 12 भाव। तो जिसके 4थे घर, 8वें घर और 12वें घर में प्लैनेट बैठे हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है साधना करके। इतना गहरा भेद है इसमें। और वो आपस में मित्र हैं, शत्रु, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अब वो ऐसा है कि मित्र शत्रु हैं, वो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। मित्र हैं तो और ज्यादा प्रभाव देगा, लेकिन साधना में वो फिर भी लीन हो सकता है। अब साधना में भी अघोरी होते हैं, अगर शत्रु वाले हैं तो वो अघोरी होगा, हठ धर्मी, हठ पे आ जाएगा। और अगर वो मित्र हैं तो वो स्मूथ वाली साधना होगी। ओके, ये होता है। तो अष्टम भाव को और भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। सर, मैं एक बार 4, 8, 12 का एक बार ये त्रिकोण अष्टम भाव की नज़र से जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि यहाँ पे अगर 4, 8, 12 तीनों में घर बैठे हैं, तीनों में ग्रह बैठे हैं, तो वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकता है थ्रू साधनाएं। तो कौन से ग्रह हैं जो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं तीनों घरों में? देखिए, पहली बात तो वैदिक के एंगल से ही कहा जाता है कि अष्टम के ग्रह अच्छे फल नहीं देते, 12 के अच्छे फल नहीं देते, 4थे वाले बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मान लीजिए 4थे को हमने लगन मान लिया, ये मोक्ष त्रिकोण है, और वहाँ जो है चंद्रमा बैठा है, अष्टम में गुरु बैठा है, और 12 में मंगल बैठा है, बाकी ग्रह स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये तीनों मित्र हो गए। उसकी साधना बहुत उच्च कोटि की साधना होगी, भगवान को पा सकता है, पर ऐसा है बैठे बैठे नहीं, उसके लिए उसको तपस्या करनी ही पड़ेगी। बिना कुछ किए कुछ मिलेगा नहीं। इनपुट वर्सेस आउटपुट देखी जाती है। अगर आप में श्रद्धा भक्ति है, कर्म है, तो आपकी इनपुट से भगवान थोड़ा बढ़ा के ही देंगे, कम नहीं करेंगे, पर वो होना चाहिए। हम क्या लाल किताब में अष्टमेश को भी देखते हैं? चूंकि आपने शुरुआत में क्लियर कर दिया था कि राशियों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, वहाँ क्या होता है कि पक्के घरों की बात हो रही है, उसके स्वामी की बात हो रही है। अब इसमें अष्टम भाव में वर्षफल में हर साल ग्रह बदलते हैं, क्योंकि लाल किताब की जो वर्षफल की कुंडली है वो आपके जन्मदिन पे बनती है। हर साल आपके प्लैनेट्स पक्के घरों में पोजीशन चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू योर ओरिजिनल हॉरोस्कोप।
तो 8वें घर में जब ग्रह आते हैं लाल किताब के हिसाब से वो तकलीफ देते हैं। अच्छा। तो अब 8वें में शनि आया। अब वैदिक से देखिए, जब वो गोचर में 8वें आता है तो अष्टम ढैया कहलाता है। वही बात यहाँ इनडायरेक्टली आती है, जबकि लाल किताब साढ़े सती को कोई कंसिडरेशन देती ही नहीं है, ना ढैया को देती है, इनडायरेक्ट देती है। अष्टम में शनि आया, ये अष्टम का शनि आपको बहुत तकलीफ दे देगा, बड़ा एक्सीडेंट करा सकता है, डेथ तक करा सकता है। अष्टम में आपके वर्षफल में आया हुआ शनि। और अगर आपने इसका उपाय कर दिया तो हो सकता है कि आपको पाँव में थोड़ी चोट लगे, 3-4 दिन में ठीक हो जाए, और नहीं जो है तो आपके पाँव को ऐसा एक्सीडेंट देगा कि रॉड तक डल जाती हैं लोगों की, 6-6 महीने हॉस्पिटलाइज रहते हैं या कंप्लीट रेस्ट पे रहते हैं। अब इसको कैसे राहत पाई जाए, देख तो लिए कि 8वें आ गया। कितना सरल उपाय है। आप 8 किलो काली उड़द साबुत शनिवार के दिन नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अब उसमें लाखों दाने आ जाएंगे 8 किलो में। वो एक एक दाना जो पानी में फूलेगा, जो आपकी कुंडली में था वो नदी में डाल दिया आपने। शनि कितना, नदी कितनी विशाल है, उसमें डाइल्यूट होगा। और जो मछलियां हैं वो शनि के जीव ही माने जाते हैं। मछलियां उसको खाएंगी, शनि जी हो गए प्रसन्न। उस साल में आपको जो उसकी तकलीफ आनी थी वो नहीं आएगी। मेरे पहचान का एक बंदा आया, उसका बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसको रॉड डली। तो उसकी मिसिज जो है मेरे पास आई थी डिस्कस करने। तो मैंने देखा 4 महीने 5 महीने पहले उसका बर्थडे गया है। तो मैंने बोला कि आप अगर बर्थडे के टाइम पे आई होती तो ये छोटी सी चोट लगती थी, 2-4 दिन 10 दिन में ठीक हो जाती, मोच आ जाती थी, मान लो ठुड्डा लग जाता था। आपने ये शनि 8वें का उपाय किया ही नहीं और इतना हिट होगी। ये हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। अब अगर मंगल आया है तो मंगल भी वही करेगा, एक्सीडेंट कराएगा अष्टम में। तो अब मंगल का उपाय भी बड़ा सरल है। वो ये कहता है कि तंदूर पे मीठी रोटियां लगा के, तंदूर पे, तंदूर मंगल होता है, फर्नेस। तवा शनि होता है, ये ध्यान रखिएगा। तवे पे भी बन सकती है पर तवा शनि है और तंदूर मंगल है। तो तंदूर पे मंगलवार को 8 मीठी रोटियां लगा के 8th हाउस में आए ना, तो वो कुत्तों को खिला दीजिए। आपके वो जो दोष है डाइल्यूट हो गया। दूसरा उपाय भी है कि आप 8 किलो देसी खांड ले जाके नदी में प्रवाहित कर दीजिए, उससे भी राहत आ जाएगी। और नहीं तो ये बहुत दुखी करेगा। 8वें में आ गया राहु। 8वें में राहु आया, ये भी भयंकर कष्ट देगा, बड़ी चोट पहुंचाएगा। वो कैसी भी हो सकती है, फाइनेंस की, हेल्थ की, फैमिली की, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अनदर प्लैनेट्स। अब इसके लिए लाल किताब क्या उपाय देती है? जो धातु है राहु की वो सीसा है, लेड मेटल, और जो उसका फल है वो कोकोनट है, नारियल खोपड़ी होता है ना गोल, उसको राहु माना जाता है लाल किताब में, नारियल को। हम जबकि सीताफल कहते हैं वैदिक में, वो सीताफल नहीं कहता, वो राहु कहता है इसको। अब 8वें घर में आया है तो आप 8 टुकड़े लगभग बराबर वजन के लेड मेटल के ले लीजिए और 8 ही नारियल ले लीजिए। और गुरुवार के दिन जो सनसेट होता है उससे 1 घंटा पहले का पीरियड राहु का होता है। उस टाइम पे जाके आप बहती नदी में वो 8 टुकड़े लेड मेटल के और 8 नारियल इकट्ठे डाल दीजिए। आपका राहु चौथे में शिफ्ट हो गया, आप उससे बच जाएंगे। ये 3 ग्रहों की जो मेन 8वें में चोट पहुंचाते हैं, मैंने तीनों के उपाय बताए हैं। पर फिर ये भी बता दूं कि कोई भी बिना एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए, क्योंकि उनको क्या पता लाल किताब के वर्षफल का, अगर है तो ठीक है, ज्ञान है तो अच्छा है, ये उपाय है, नहीं तो बिना कंसल्ट किए किए तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। अच्छा सर, वर्षफल में अष्टम में कौन सा ग्रह आए कि कुछ अच्छा भी होगा या अष्टम बुरा ही बुरा करता है? ये क्रूर ग्रह तो बहुत बुरा करते हैं। अब वहाँ अगर केतु आया तो केतु जो है फिर एक्सीडेंट कराएगा, लेकिन केतु का बड़ा सरल उपाय है। केतु का उपाय ये है कि ब्लैक एंड वाइट मिक्स कलर का ब्लैंकेट
वो केतु का होता है। जो मिक्स कलर होता है ना, ब्लैक एंड वाइट, वो केतु का होता है, चितकबरा जिसको बोलते हैं हिंदी में। वो मंदिर में जाके भगवान जी को भेंट कर दे। और फिर उसमें भी पॉइंट आता है, संडे की जो मॉर्निंग होती है वो केतु की होती है। अब हमारे 7 दिनों में राहु और केतु का कोई वार तो है ही नहीं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। लेकिन लाल किताब में इनका समय आता है, जो सुबह सूर्योदय का समय है वो केतु का है संडे को। तो उस समय करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, अन्यथा किसी भी समय कर लीजिए। लेकिन लाल किताब के उपाय हमेशा दिन में करने हैं। और यहाँ तक कि जब क्लाउडी है, बारिश के दिनों में सूर्य नहीं निकला हुआ है, तो उपाय निष्फल होगा। आप वेट कीजिए, सूर्य की रोशनी में ही करना है, क्योंकि सूर्य ग्रह मंडल का राजा है। वो विटनेस करता है कि इसने ये शिफ्टिंग के लिए रिक्वेस्ट की है और उसको वो अप्रूव करता है। वो देख ही नहीं रहा तो अप्रूवल मिलेगी ही नहीं। बहुत साइंटिफिक है। बिल्कुल सर। अगर किसी को सर देखना हो कि लाल किताब के हिसाब से या वैदिक के हिसाब से मेरा 8th जो हाउस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या क्या देखे? अगर 8th हाउस स्ट्रांग है तो वो अकल्ट साइंस में जाए, वो वकालत में जाए। उसकी जो वकालत बहुत ज़बरदस्त चलेगी, वकील बनेगा बहुत अच्छा। अगर बच्चे की कुंडली में आप देखते हैं कि राहु है, शनि है, मंगल वगैरह अष्टम में कोई हैं, आप उसको लॉ के फील्ड में आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो जो जिरह करेगा, जो आर्गूमेंट करेगा, उसको हराना मुश्किल है। ओके। क्योंकि मेरे पास कई लोगों के बच्चों की कुंडलियां आती हैं, तो मैं अष्टम में देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ ये बच्चा जिद्दी है क्या? आप कहता हाँ जी, कुछ भी समझा लो। हमें उल्टा समझा के चला जाता है। हम सोचते रहते थे क्या कह के, हमारी बात तो सुनता ही नहीं है, पर अपनी बड़े अच्छे से हमारे दिमाग में घुसा देता है। छोटे बच्चे मतलब 15-20 साल के, अभी जो एज के हैं, 10 साल के ही हैं, 15 साल के हैं, तो मैंने कहा इनको वकील बना दो। ये दुनिया को समझाते रहेंगे, बहुत बढ़िया समझाएंगे और खूब कमाएंगे, क्योंकि ये गड़ा धन है। बुद्धि से जो धन कमाया जा रहा है ना, बुद्धि पंचम भाव है। अब वैदिक से चलते हैं, उससे गिनो, वहीं से गिनते हैं, पंचम 1, छठा 2, सातवां 3, आठवां 4। यानी बुद्धि का सुख लेना है ना, बुद्धि का सुख स्थान है। चौथा घर सुख स्थान होता है। तो अगर बुद्धि का सुख लेना है ना, तो फिर इसको जागृत कर लो। यानी सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर आप गहराई में उतरते जाएंगे वैदिक और लाल किताब की, तो कोई इसका तला तो मिलने वाला है नहीं, डूबते ही चले जाएंगे अंदर अंदर। बिल्कुल सर। और आपकी एक खासियत है सर, क्योंकि आपको वैदिक की भी नॉलेज है, इतनी लाल किताब की भी नॉलेज है, तो जनरली हमें दोनों का मिक्स देखने को मिल जाता है। जी, मैं ये दोनों का ब्लेंडिंग करता हूँ। बहुत अच्छा ब्लेंड है, आई वुड से। बहुत बहुत धन्यवाद सर 8th हाउस को इतने अच्छे से समझाने के लिए। और मुझे लगता है लाल किताब हमेशा एक नई परिभाषा लेकर आता है हर ग्रह के बारे में और हर हाउस के बारे में। और जो ये पक्के ग्रहों वाली जो आपने छोटे छोटे सूत्र दिए हैं ना, ये मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होंगे सभी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और लोग इससे लाभ उठाएं, यही हमारी कामना है। बिल्कुल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 8th हाउस कैसा है, कौन से ग्रह वहाँ बैठे हैं, और जो सर ने सूत्र बताए हैं वो एक बार अप्लाई करिएगा कुंडली में। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी कि हम सिर्फ किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की दृष्टि से बहुत सुपरफिशियल बात करते हैं। हर किसी की कुंडली इंडिविजुअलिटी अलग है, हर किसी की कुंडली में बैठे ग्रह अलग हैं, तो कोई भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लीजिएगा। अपने आप कोई भी विचारधारा बनाकर मत बैठिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।